वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे और उसके साथ साथ पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, अपन चैप्टर चौथा डिस्कस कर रहे थे। उसमें अपन एडजॉइंट निकालना सीख चुके थे, सेकखंडज निकालना सीख चुके थे। सेकखंड अलग चीज होती है, सेकखंडज अलग होती है। हालांकि सेकखंडज है वो सेकखंड से ही अटैच होता है। माने सेकखंड निकालना सीख चुके तो सेकखंडज को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि जो सेकखंड आए हैं, जिस अवयव के सेकखंड आए हैं उनको उनकी जगह लिखते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। वही अपने पास में क्या होता है, सेकखंडज होता है। एक चीज और ध्यान रखना, सेकंडज अपने 2x2 का सीधा तरीका भी सीखा था। 2x2 का सेकंडज कैसे निकालते हैं वो भी अपन डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में। व्युत्क्रम आव्यूह कह दो या व्युत्क्रमणीय, अगर हम आपने शब्द सुना होगा कभी, व्युत्क्रमणीय क्या होता है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक विशेष ध्यान रखना, व्युत्क्रम अगर है तो उसमें व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। कहने का तात्पर्य, अगर कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय है तो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स। पढ़ा होगा अपन ने तीसरे चैप्टर में कि यदि कोई आव्यूह ए बी बराबर क्या था अपने पास में, अपने पास में क्या था, अपन तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई आ जाता है तो अपन ने लिखा था कि ये आव्यूह ए है ना, वो अपने पास में व्युत्क्रम आव्यूह है। आव्यूह ए व्युत्क्रम आव्यूह है और आव्यूह ए का जो प्रतिलोम है वो कौन होता है, मेरे पास में बी होता है, और बी का प्रतिलोम मेरे पास में कौन होता है, ए। ये अपन ने पढ़ा था, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। क्योंकि कभी भी अगर कोई दो चीजों का गुणा तत्सम के बराबर आ रहा है तो वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, 2 into 1 बटा, अगर मैं 2 की बात कर लूं तो इन दोनों का गुणा 1 के बराबर आ रहा है। ये 2 से 2 कटता 1 के बराबर आ रहा है, तो 2 का जो प्रतिलोम है मेरे पास में वो कौन है, 1/2। किसके लिए, गुणा के लिए। तो 1/2 का जो प्रतिलोम है मेरे पास में गुणा के लिए वो कौन है, मेरे पास में 2 है। तो कहने का तात्पर्य, अगर कभी भी कोई दो चीजों का गुणा तत्सम के बराबर आ रहा है तो 100% वो दोनों चीजें एक दूसरे की व्युत्क्रम है। अब आगे की कड़ी में अपन तो क्या मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे, एक आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने से पहले एक आव्यूह व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय से रिलेटेड एक शब्द होता है अव्युत्क्रमणीय। कौन सा शब्द होता है भाई, अव्युत्क्रमणीय। ये वेरी वेरी मोस्ट है, हालांकि अपने कोर्स में इसका सवाल नहीं है, परंतु व्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होती है, अव्युत्क्रमणीय शब्द का क्या तात्पर्य है, इसको समझना भाई। अपन क्या करते हैं, मैट्रिक्स का है उसकी सारणी का मान अपन निकालना सीख चुके हैं। कोई भी मान आए, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, वो अपन निकालना सीख चुके हैं। अब ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा क्या होगी बच्चों, विशेष ध्यान रखना। कोई बी वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह कहलाती है। कोई भी वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह कहलाती है यदि उसकी सारणी का मान अपने पास में 0 आ जाए। इसका आगे अपने को और पता चलने वाला है, जब हम ए इनवर्स का सूत्र लिखेंगे उसमें ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाल फिलहाल आप परिभाषा याद रखो, एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है यदि सारणिक ए का मान क्या आ जाए, मेरे पास में 0 आ जाए। सीधा सीधा फंडा है, अगर सारणिक ए का मान 0 आ रहा है तो वो आव्यूह कैसी है भाई, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं, एक वर्ग आव्यूह, यह है इसकी परिभाषा, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा है ना, यहां लिख रहा हूं मैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है भाई, पहले आरबीसी में ये चलता भी था, 5वां चैप्टर होता था ये पहले। ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, वे वर्ग आव्यूह, वे वर्ग आव्यूह जिसमें, वे वर्ग आव्यूह जिसमें सारणिक ए डिटरमिनेंट ए, कुछ भी लिख सकते हैं, सारणिक ए बराबर 0 हो तो वे आव्यूह, वे आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। कौन सी आव्यूह कहलाती है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। वे वर्ग आव्यूह जिसमें सारणिक ए का मान क्या हो, 0 हो, वे आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है।
तो 100% यह कंफर्म हो चुका है कि अगर किसी दिन सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो मेरे पास में वो कैसी कहलाने वाली है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाने वाली है। किस प्रकार की कहलाने वाली है, व्युत्क्रमणीय। और अगर सारणिक ए का मान 0 है तो वो कैसी कहलाने वाली है, ए व्युत्क्रमणीय। ए व्युत्क्रमणीय को बोलते हैं अपने पास सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, विशेष ध्यान रखना, यदि सारणिक ए का मान 0 है तो मेरे पास में क्या कहलाने वाली है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह। एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं। एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, जैसे कि ये 1 ले लेता हूं, 8 ले लेता हूं, ये 4 ले लेता हूं, या 2 ले लेता हूं। ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसके सारणी का ये कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, ये आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है, ए व्युत्क्रमणीय है क्योंकि सारणिक ए का मान 0 आ रहा है। क्योंकि सारणिक ए का मान 0 आ रहा है, और वो कैसे पता चल रहा है, इधर देखना भाई, कैसे पता चल रहा है सारणिक ए का मान। अपन सारणिक ए का मान निकाल रहे हैं तो इसके सारणिक लगा दो, और जब भी अगर मापांक का चिन्ह दिखे, अंदर मैट्रिक्स दिखे, तो समझ आना वो किसका मान निकालना चाह रहा है, सारणिक का मान। देखो यहाँ पर 1 2 4 8, इसको सोल्व करेंगे तो पहले ये दोनों गुणा होंगे तो कितना आएगा 8, और ये माइनस का चिन्ह लगे, 4 दूनी 8 बराबर क्या हो रहा है 0। कहने का तात्पर्य आव्यूह ए किस प्रकार की आव्यूह है, आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और उसका कारण क्या अपने पास, क्योंकि सारणिक ए का मान क्या आ रहा है अपने पास में 0 आ रहा है। तो इसको कॉपी करोगे आप, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसमें एक सवाल बताता हूं आपको। पहले इसको कॉपी, आप देखो, देखिए इससे रिलेटेड बोर्ड में किस प्रकार का सवाल आया हुआ है। मैं पूरा वो सवाल नहीं लिख रहा हूं, मैं किस टाइप का सवाल आया हुआ है, सवाल देखना। x का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आव्यूह ए बराबर लिख देते हैं कोई आव्यूह x 5 2 -1 0 2 3 2 1, आव्यूह एक ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है भाई, क्या करना है अपने को, x का मान ज्ञात करना है जिसके लिए जो आव्यूह दे रखी है वो किस प्रकार की आव्यूह है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। वापस आओ इधर देखिए, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा क्या पढ़ी अपन ने, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होती है, आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाती है क्योंकि सारणिक ए का मान 0 आता है, और वे वर्ग आव्यूह जिसमें सारणिक ए का मान 0 है वो किस प्रकार के आव्यूह है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसमें क्या दे दिया है, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आव्यूह एक ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो सॉल्यूशन क्या करने वाले इसका, अपने पास में जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे को पता है सारणिक ए का मान क्या आना है, इसमें 0 आना, तो मैं सारणिक ए का मान निकाल लेता हूं। क्योंकि ये किस प्रकार के ए व्युत्क्रमणीय, तो सारणिक ए बराबर क्या लिखने वाला हूं मैं 0। तो देखो इधर भी अपने पास में सारणिक लग जाएगा 5 2 -1 0 2 3 2 1, और इसके बराबर क्या लिखूंगा मैं 0, क्योंकि ए क्या है, ए व्युत्क्रमणीय है। किस प्रकार का कर्मणीय है, ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अच्छा सोल्व कर लेते हैं भाई। प्रसार किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हो आप, मैं r1 के रेस्पेक्ट में कर देता हूं, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके रेस्पेक्ट में प्रसार करने पर, r1 के रेस्पेक्ट में करो। देखिए प्रसार, ये रहा मेरे पास में x को उठा लिया, तो देखो सीधा लिख रहा हूं, ये गया ये गया, ये गुणा 0 हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा 4, फिर अपन माइनस का 5 ले लेते हैं क्योंकि माइनस चिन्ह आता है इसमें, ये गया ये गया, ये हो गया, फिर मेरे पास में माइनस का 1, और ये हो गया माइनस का 6, फिर अपन ले लेते हैं प्लस का 2, इससे रिलेटेड स्तंभ, इससे रिलेटेड पंक्ति, ये हो गया माइनस का 2, और हो गया अपने पास में 0, ये 0। सोल्व किया तो क्या आना है मेरे पास में, माइनस का 4x आना, ये माइनस का 7 हो गया, ये प्लस का 35 हो गया, क्योंकि 7 और 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस का 4 बराबर क्या चुका मेरे पास में 0। 35 में से 4 गया, अपने पास में कितना हो गया भाई 31, 31 माइनस का उधर गया तो प्लस का, सॉरी इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का 31 हो गया, 35 4 31 प्लस का बचा उधर माइनस का, तो x बराबर बोल दो कितना आएगा 31/4, कितनी वैल्यू आने वाली है x की 31/4। सीधा सीधा फंडा अपना सवाल करने का,
कोई ज्यादा तकलीफ वाला सवाल नहीं। यहाँ पर भी 31/4 लिखेंगे, 4 से 4 कटेगा, 31 बराबर 31 आना है अपना उत्तर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ बच्चों, वरना यहाँ पर 31/4 यहाँ लिख दो तो 4 से 4 कटा अपने पास में, और क्या माइनस का 31 माइनस 31 और माइनस 4 माइनस 35 प्लस 35, कैसे भी आप करो काम हो रहा, यहाँ लिख के चेक कर लो। तो कोई तकलीफ वाला सवाल है नहीं, x का मान निकालना बिल्कुल आसान था। किस प्रकार से सारणी a बराबर 0 लिखेंगे, तो इस सवाल को मोस्ट लगा लेना, क्योंकि बोर्ड में अगर आउट ऑफ जैसे एक और सवाल पड़ता है तो इसके पढ़ने का पुरजोर चांस होता है भाई, मोस्ट लगा लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कॉपी करो, देखिए इसको कॉपी करो फटाफट। अब अपन चलते हैं भाई, ये तो था ए व्युत्क्रमणीय, अब अपन पढ़ लेते हैं व्युत्क्रमणीय क्या होते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होती है। तो परिभाषा वहीं क्लियर हो गई थी अपने को, व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या डेफिनेशन लिखने वाले अपन भाई, वह वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसमें, वह वर्ग आव्यूह जिसमें सारणिक ए बराबर नहीं हो किसके, 0 के, सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तब वह वर्ग आव्यूह ए जिसमें सारणिक ए लिख लेना, जिसमें सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तब आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। और जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगी उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है, तथा उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। अच्छा, जिसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा वो व्युत्क्रमणीय होगी, और जो व्युत्क्रमणीय होगी उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। ये एक चीज ध्यान रख लेना, ये नोट लगा के लिख लेना, व्युत्क्रम का अस्तित्व, व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो है, इंप्लाइज दैट व्युत्क्रम आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। आव्यूह क्या है भाई, व्युत्क्रमणीय है। क्या, अगर आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, और आव्यूह व्युत्क्रमणीय है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ये उल्टा चलता है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है। कहने का मतलब, इसको ज्यादा इतना डीपली मत सोचो, इसको सीधा सीधा फंडा याद रखो। अगर किसी का इनवर्स पॉसिबल है ना, तो वो अपने पास में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, माने व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और कोई व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय कहने का तात्पर्य सारणिक ए का मान 0 नहीं है तो 100% उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, अथवा उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा जब सारणिक ए का मान 0 नहीं है। इसका तो क्या होता है, जब सारणिक ए का मान 0 नहीं होता। और इसमें क्या होता है, तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होता है, जब ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है, आई, ये तो होता है इधर। तो कहने का मतलब, यदि ए अपने पास एक आव्यूह है तो एक आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार हो जाए, तीसरे चैप्टर का रिकॉल करवा रहा हूं मैं, एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह ए से बी का अस्तित्व हो जाए, जिसके लिए अपने पास में ए बी बराबर बी ए बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, सीधा सीधा फंडा। तो अपने पास में वो क्या कहलाती है भाई, व्युत्क्रम कहलाती है। और व्युत्क्रम का अस्तित्व तो व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है। इसमें एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपकी, एग्जांपल देखना भाई, एग्जांपल ए बराबर कोई भी ऐसी मैट्रिक्स लिख लो जिसमें वो सारणिक का मान 0 नहीं हो रहा, जैसे 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 30 होना, -1 लिख दिया, 2 लिख दिया, कभी भी ये इसमें सारणिक ए का मान कुछ भी आ रहा है परंतु क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। कारण 30 हो रहा है प्लस 2 हो रहा है, कितना बन रहा है, 32 बन रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अतः ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। किस प्रकार की आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो ये हो चुका है अपने पास में व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा, और पहले कौन सी डेफिनेशन पढ़ चुके थे, ए व्युत्क्रमणीय की। तो इसको भी कॉपी करो, देखें। फिक्स फंडा है गणित का, पुरानी चीजें याद है तो नई चीजें बिल्कुल आसानी से याद होती जाएगी, पुरानी चीजें याद करते रहो ना। अब अपन है ना एक परिमेय पर डिस्कस करने वाला, ये अपन कॉपी करिए। अब एक परिमेय देखो, परिमेय यहीं पर थोड़ा थोड़ा तो डिस्कस कर लो। ये परिमेय ये कहना चाह रहा है, कभी अगर जिंदगी में आपने ए बी को गुणा किया है तो उसकी सारणिक का मान लिया है,
कभी जिंदगी में AB को गुणा किया, उसकी सारणी का मान लिया ना, तो ये मान इसके बराबर होने वाला है, बस इतना बोला इसने। यदि AB को आपने गुणा किया है और उसकी सारणी का मान लिया है, तो वो सारणी B के बराबर होने वाला है। इसको विस्तृत ये समझ लो। देखिए ये रहा अपने पास थ्योरम, आयु के गुणनफल का सारणिक, आयु के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। अर्थात AB की जो सारणिक है वो A की सारणिक B की सारणिक के गुणा के बराबर होगी, जहां A तथा B समान कोटि के वर्ग आव्यूह है। समान कोटि के होने जरूरी है, वरना वो गुणा कैसे होंगे, ठीक है, फिर लफड़ा हो जाएगा, अलग अलग कोटि के होंगे तो फिर गुणा करना पॉसिबल हो जाएगा। जैसे ये 3 का है तो इसको भी 3 का ही रखना है। इसका प्रूफ प्रूफ देख लें, यहाँ पर प्रूफ देखो इसका, अपन एग्जांपल से इसका एक प्रूफ करते हैं, ठीक है भाई। A बराबर कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं, 2x2 पर ही डिस्कस कर लेते हैं ना। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, -1 4 ले लो, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले ली। एक B ले लो अपने पास में, B ले लेता हूं मैं कोई 5 -6 4 और 2, ये अपने पास B आ गई। यहाँ नेगेटिव चिन्ह लगा, ठीक है। अब पहला काम क्या करना है, AB को मल्टीप्लाई, सारणी बाद में लगानी है, तो पहले मैं AB को गुणा कर देता हूँ। समान क्रम की मेरे पास में 2 -1 4 5, और क्या है मेरे पास में 5 -4 2 -, ठीक है। वर्ग आव्यूह होनी जरूरी, सारणी तभी पॉसिबल होगी। मल्टीप्लाई करो भाई, सीधा सीधा गुणा, 5 10 10 माइनस का 2, ठीक है, ये हो गया माइनस का 8 और ये प्लस का 6, ठीक है, -8 + 6। इधर देखो, देखिए 20 और 1 मिनट, ये 10 हुआ था, -2 हुआ था, ये माइनस का 8 हुआ था, ये प्लस का 6 हुआ था, ये 20 हो गया और ये प्लस का 10 हो चुका है। ये अपने पास माइनस का 16 है और ये माइनस का 6 5 कितना हो चुका है, 30 हो चुका है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको भैया, इसको सोल्व करने पर ये तो 8 बचा अपने पास, ये माइनस का कितना बच गया 2, ये हो गया मेरे पास में 30, और ये 30 40 46 हो गया, माइनस का 46 हो चुका है। अब अपना काम फिर से गुणा करना, तो देखो देखिए अब अपने को क्या बोला है, सारणिक AB का मान निकालो। सारणिक AB, सारणिक इसमें भी सारणिक लगा देता हूँ, 8 - 2 30 और माइनस का कितना है भाई 46, सारणिक का चिन्ह है ना, मापांक वाला चिन्ह। तो कैसे सॉल्व, ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा, तो 8 × माइनस का 46 होगा मेरे पास में, और ये माइनस का चिन्ह आएगा, -2 गुणा कितना होने वाला है 30, 8 से गुणा किया, 8 6 48 4 32 से 4 कितना होगा अपने पास में 36, ठीक है भाई। 8 से 48 हो गया, 4 बच गया, और 32 से 4 36 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 और 2 कितना हो चुका है मेरे पास में 60। अब सीधा इसमें से 60 घटाओ तो माइनस का बचना है, और 300 कितना बचना है 8 बचना है, ठीक है। 60 गए 68 से तो 8 ही बचने, -308 आ चुका है सारणिक AB का मान। इसके बराबर अपने पास में क्या आना चाहिए, सारणिक A मल्टीप्लाई सारणिक B, तो सारणिक A का मान ये 2 -1 4 और 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, देखें ये हो गया मेरे पास में 10 10 और प्लस का कितना हो गया 4, कितने आ गए 14, ये तो हो गया सारणिक A। वहां से सारणिक B का जुगाड़ कर लो, सारणिक B बराबर क्या आएगा, 5 -4 2 -6, ठीक है। सोल्व करो, देखिए यहाँ से ये हो गया माइनस का 30 और ये हो गया मेरे पास में प्लस का 8, -30 प्लस का 8 हो रहा है, यहाँ से कितना बच गया माइनस का 22। अब सारणिक B का मान निकालूंगा मैं, तो देखो देखिए, ठीक है, यहां से अब यहां लिख रहा हूं मैं, सारणिक A मल्टीप्लाई सारणिक B क्या आने वाला है, देखो देखिए, सारणिक A का मान 14 है, सारणिक B का मान -22 है, ठीक है। 14 से गुणा कर दो, 14 28 हो गए, कितना बच गया 2 बच गया, 28 और 2 कितना हो चुका मेरे पास में 30, और नेगेटिव का चिन्ह, इधर भी -308 है, इधर भी -308 है। तो कहने का तात्पर्य, जिंदगी में कभी ऐसा दिख गया AB, तो हम क्या लिखने वाले हैं सारणिक A, और क्या लिखने वाले अपन सारणिक B लिखने वाले हैं। ये विशेष ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना इसको, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बाकी नोट में ये लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट। आगे बहुत सारी थ्योरम्स इस पर टिकी हुई है और बहुत सारे सवाल इस पर टिके हुए हैं। सारणिक AB का मान सारणिक A सारणिक B के गुणनफल के बराबर होता है। कॉपी करो देख इसको। तो ये होने के बाद में अब अपन क्या एक व्युत्क्रम का सूत्र बनाने वाले हैं भाई। A इनवर्स किस प्रकार से फाइंड आउट होने वाला है, उसका अपन फॉर्मूला बनाने वाले हैं, उस फॉर्मूले पर गौर करना। अब मेन फॉर्मूला आया, देख अपन क्या करेंगे, अपने को तो A इनवर्स से लेना देना है। A इनवर्स का सूत्र क्या बनने वाला है, आगे जाके कहीं ना कहीं A इनवर्स का सूत्र बनेगा एडजॉइंट ऑफ A बटा सारणी है। ये किस प्रकार से सूत्र आएगा, इस पर आराम से गौर करना, गौर से बैठना देगी सूत्र। देखो सबसे पहले, चूंकि ये केवल फॉर्मूला से लेना देना अपने को, चूंकि
ये चीज जानते हैं, अपन प्रूफ कर चुके हैं कल की क्लास में। ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और ए बराबर सारणी ए और आई होता है। यहां तक आप राजी होने चाहिए भाई, सीधी बात यही चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो आगे अरे यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और सारणी ए आई होता है। मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई तकलीफ बड़ा सवाल आया नहीं, सीधा सीधा लिखा ए एडजॉइंट ऑफ ए सारणी के आई आ चुका है। अब अपना काम क्या होगा, ये बराबर है, ये बराबर है तो 100% ये भी बराबर है, कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारणी ए आई होता है। तो यहां से मैं काम करने वाला हूं, वो काम विशेष ध्यान का क्या देखना, मैं दोनों पक्षों में सारणी के का भाग दे रहा हूं। ए एडजॉइंट ऑफ ए, अच्छा इसको साथ में लिख लेते हैं ना एक बार आपकी, ताकि और प्रॉब्लम सारे डाउट क्लियर हो जाए ना। देखो क्या लिखा हुआ वापस देखना, ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और ए बराबर सारणी के आई। मैं क्या काम कर रहा हूं, सब में किसका भाग दे रहा हूं, सारणी ए का भाग दे रहा हूं। सारणी ए एक न्यूमेरिकल वैल्यू वापस रिपीट कर रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। यहां पर भी क्या लिख देता हूं, सारणी के, यहां पर भी क्या लिख देता हूं मैं, सारणी के। तो सारणी के ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणी के, कोई तकलीफ नहीं। मैंने इसको ऐसे लिखा, बाकी बाहर लिखो कोई तकलीफ नहीं है। आगे एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणी के, और गुणा में क्या है ए बराबर क्या है मेरे पास में आई। अब विशेष गौर करना, अब मैं एक चीज पर आपको ले जाना चाहता हूं। तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ा था, कोई अवयव ए है, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा यदि एक अवयव बी का अस्तित्व इस प्रकार हो। किस प्रकार हो अस्तित्व, यदि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आ जाए, आई आ जाए, ये बोला था उसने। एक अवयव ए है, उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा यदि एक अवयव बी का अस्तित्व इस प्रकार हो, उसी क्रम की, यदि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आ जाए अपने पास में, आई आ जाए। गौर फरमाना, क्या ये मेरे पास में, इसको देखना, क्या ये ए है, इसको अगर पूरे को बी मान लू तो ये बी हो गया, ये मेरे पास में वापस भी हो गया, सेम डिटो है, ए हो गया बराबर में आई भी आ गया। क्या आप तो इसको बी नहीं मानोगे, तो गौर करना एक चीज बिल्कुल आसान से, ए है, मेरे शब्दों के साथ बने रहना, ए है, ए गुणा एनीथिंग है तो मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स आते हैं, सारणी का वाक्य संख्यात्मक मान है तो मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स गुणा हो रही है, वही मैट्रिक्स गुणा ए बराबर क्या आ रहा, आई। कभी भी कोई दो चीजों का, पहली बोल देता क्लास की स्टार्टिंग में, कभी भी कोई दो चीजों का गुणा अगर तत्सम के बराबर आ रहा है तो वो इसकी क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। बाकी ये भी अपन ने पढ़ रखा है, ए व्युत्क्रम कहलाएगी यदि बी का अस्तित्व इस प्रकार हो। आज बी की गद्दी पर कौन बैठा है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणी के। कहने का तात्पर्य यहां तो अपन देखते हैं ए इनवर्स बी, तो आज के दिन क्या लिखने वाले हैं अपन, आज के दिन लिखने वाले हैं अपन ए इनवर्स बराबर का चिन्ह, ए इनवर्स का कौन होगा भाई अपने पास, ये बी की जगह ये बैठा है, ए इनवर्स बराबर बी होता है, बी की जगह ये है, तो ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे में क्या आएगा, सारणी। ये सूत्र आप कॉपी करोगे, ये सूत्र आपको कॉपी करना है, ठीक है। यदि ए इनवर्स का अस्तित्व है तो एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणी क्या आता है, ए आता है। नए पेज में लिख देता हूं मैं, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा में क्या आएगा, सारणी ए आना है। इसको आप मोटा मोटा कॉपी कर लो, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणी ए आएगा। अभी थोड़ी देर पहले की अगर मैं रिकॉल करूं आपसे, तो अपन ने ये पढ़ा था कहीं, क्या पढ़ा था, सारणी ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कारण यहां पता चल रहा है, इसका कारण अपने को यहां पता चल रहा है, इसका कारण अपने को यहां पता चल रहा है। बाई चांस ये 0 हो गया सारणी ए का मान, अगर सारणी ए का मान 0 हो गया तो बट्टा में 0 बनेगा तो ये परिभाषित आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और जैसे ये 0 नहीं होगा अपने पास में तो ए इनवर्स का अस्तित्व हो जाएगा, और ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणी ए। तो ये सूत्र आप मोस्ट लगा के कॉपी कर लो, आगे के सारे सवाल इस सूत्र पर टिके हुए है ना।
अब जब ए इनवर्स का सूत्र याद हो जाएगा तो ए इनवर्स निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना अपन सीख चुके हैं और सारणी ए का मान अपन निकालना पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ मान रखेंगे, बाहर देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणी के। तो कितना आसान काम होने वाला अपना, बिल्कुल आसान। आगे सवाल चिल्ड बढ़ने वाला है पूरा। अब इससे रिलेटेड एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर, यदि ए बराबर, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 -3 4, मतलब चाहिए जीरो नहीं बनना चाहिए, कैसे करके 4 होगा 6 होगा, ठीक है काम अच्छा ठीक है। यदि ए बराबर ये है तो ए इनवर्स का मान ज्ञात, इसका मान ज्ञात करना अपने को, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो ज्ञात करना है। अब एक ध्यान रखना, इन सवालों को सोल्व करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, जब भी इन सवालों को सोल्व करो तो आप सबसे पहले सारणी का मान निकाल लेना। उसका कारण बता देता हूँ। सबसे पहले सारणी का मान क्यों निकालना आपको? सारणी का मान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप सारणी का मान निकालोगे 1 2 -3 और 4 अपने यहां से क्लियर कर लेंगे। अगर सारणी का मान अपने पास में 0 आ गया, सारणी का मान 0 आ गया तो 100% वो व्युत्क्रमणीय नहीं है, और जब व्युत्क्रमणीय नहीं तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है नहीं होगा। 100% श्योर है, हम तो ये लाइन लिख चुके हैं अपने। ये देखो लाइन कहां की हो, ये व्युत्क्रम का अस्तित्व है, आगे व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व, तो फिर एक दूसरे से बिल्कुल बंधे रहेंगे पूर्ण रूप से। ये विशेष ध्यान रखना है ना। तो अगर सारणी का मान चेक कर लूंगा और सारणी का मान अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो व्युत्क्रमणीय भी होगी, और व्युत्क्रमणीय भी होगी तो व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। तो सबसे पहले अपने सारणी का मान चेक करना है। तो देखो देखिए क्या आने वाला, ये 4 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, सही है। ये 4 हो गया प्लस का 6 हो गया, कितना आ गया मेरे पास में 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ए इनवर्स माने व्युत्क्रम, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ए इनवर्स का फिजिबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दुनिया में है, इसका अस्तित्व है। गुणा किया 4 हुआ, प्लस 6 बराबर 10 आ चुका है। अब ए इनवर्स कैसे ज्ञात होगा? क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा में क्या होता है? अब एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? ए का सेखंडज, सेखंड नहीं सेखंडज। सेखंडज कैसे निकालते हैं? हर अवयव का सेखंड निकालो, उसको उसकी जगह रखो और उसमें सारणी उसका ट्रांसपोज ले लो, फिर सारणी का भाग दो, क्या प्राप्त हो जाएगा? ए इनवर्स। अब एक चीज इधर देखो, आप थोड़ा सा ऊपर करो उसमें। अब एक मेरे को चीज बताओ, अपन ने को एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि ए बराबर क्या दे रखा है? ए बराबर दे रखा 1 2 -3 4। अपने को क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए मेरे को। तो बताओ क्या 2/2 का एडजॉइंट निकालना अपन सीख चुके हैं? क्या सीधा तरीका अपन सीख चुके हैं? क्या सीधा तरीका हम बिल्कुल सीख चुके हैं। किस प्रकार का होता है सीधा तरीका? ये दोनों को तो क्या करना है? बदलना है, इन दोनों को बदलना है। तो बदलो, इन दोनों को क्या होने वाला है? इधर 4 आना है, इधर 1। इन दोनों के क्या चेंज करने हैं? चिन्ह चेंज करने हैं। ये हो गया -2 और ये मेरे पास 3। देखो ये दोनों चेंज हो गए आपस में और इनकी चिन्ह चेंज हो गई। -2 और प्लस का क्या हो चुका है? 3। किसका मान आ चुका है? एडजॉइंट ऑफ ए का। अतः ए इनवर्स बराबर क्या सूत्र है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान बोलो 4 -2, 4 -2 और क्या आएगा? 3 1 आएगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ चुका है, उसमें किसका भाग देना? सारणी के का। तो सारणी के की मैं बात करूं तो सारणी के की वैल्यू है अपने पास में कितनी है? ये 10, 1/10 हो गया। अब चाहे तो आप इसको ऐसे ही लिख दो, वरना और काम करना चाह रहे हो तो 10 का ये भाग दे दो, तो 4/10 -2/10 3/10 और 1 क्या होने वाला है मेरे पास में? 10। कैलकुलेशन एक बार आप वापस देख सकते हो। बाकी ए इनवर्स निकालने का कांसेप्ट यही है। ए इनवर्स का सूत्र होगा एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे में सारणी के। एडजॉइंट निकालना अपन सीख चुके हैं, 2/2 का है तो सीधा निकालेंगे, और 3/3 का आ जाएगा। जैसे सवाल करेंगे तो हर अवयव का सेकंड, उनको उनकी जगह, उसका लेना है ट्रांसपोज और उसमें सारणी के का भाग देंगे, और भाग देते अपने पास में क्या प्राप्त होगा? ए इनवर्स। सबसे पहले ए इनवर्स ही निकालेंगे और उसका कारण है इनवर्स निकालने का, क्योंकि जो ए इनवर्स सारणी के का मान निकालेंगे, सारणी के का मान निकालने का कारण यह है क्योंकि भाग सारणी ए का लगता है, और अगर सारणी ए का मान वहीं पर अपने पास में 0 आ गया तो आगे सवाल करने की अपने को जरूरत ही कहां पड़ रही है। कारण क्योंकि सारणी ए का मान 0 है तो अवयव ए व्युत्क्रमणीय है,
और आयु ए व्युत्क्रमणी है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा नहीं, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं यदि व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रमणीय का होगा और व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। ये विशेष ध्यान रखना। तो आज की क्लास को यहीं समापन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं इनसे रिलेटेड सवालों को। बहुत बहुत धन्यवाद।